नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ भारतीय इतिहास पर आधारित वीडियो श्रृंखला का अगला भाग लेकर। दोस्तों, इस श्रृंखला में हम लोग चर्चा कर रहे हैं मुग़ल साम्राज्य की, और अब तक हमने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना और फिर उसके प्रथम 2 शासकों की चर्चा कर ली है, जिसमें हमने बाबर और हुमायूं के बारे में जाना था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे मुग़ल साम्राज्य के सबसे महान शासक अकबर के बारे में। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अकबर के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स। हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर अकबर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके साथ ही अकबर से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा से ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते रहे हैं। इसलिए अकबर से संबंधित इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप एक बार ज़रूर पढ़ें, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अकबर से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकें। अकबर का शासनकाल 1542 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक रहा था। इसके साथ ही अकबर ने अपने शासनकाल में बहुत सारे कार्यों को भी किया था, जिसके बारे में हम पॉइंट्स में इन सभी चीज़ों को बता रहे हैं। आप इन पॉइंट्स को रीड करने के साथ साथ राइट भी कर ले, अर्थात आप इसे पढ़े तो लेकिन इसका नोट भी बनाकर रख ले, जिससे अकबर से रिलेटेड इन पॉइंट्स को आप बाद में भी रिवाइज कर सके। सम्राट अकबर, जिसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी था, जो बहुत ही बड़ा विद्वान था। वह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था। अकबर जो है वह राज सिंहासन पर जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से बैठा था। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा था। बैरम खां जो था वह 1556 से लेकर के 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू का जो पूरा नाम था वह हेमचंद था, के बीच हुई थी। मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। यह जो युद्ध था, इसमें अकबर का जो सेनापति था वह मान सिंह था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 19 फरवरी 1597 ईस्वी को हो गई थी। गुजरात विजय के दौरान अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। जब गुजरात विजय किया था अकबर ने, उसके बाद ही वह सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। आइए दोस्तों, अब हम लोग चर्चा करते हैं अकबर के द्वारा जीते गए कुछ प्रदेशों के बारे में, जिसमें पहला है मालवा, जहां का शासक था बाज बहादुर। यह जो है इस क्षेत्र को उसने जीता था 1561 में। उस समय मुगल सेनापति थे आदम खां और पीर मोहम्मद। फिर उसके बाद चुनार, जहाँ के शासक थे, जहाँ चुनार जो था वहाँ पे अफगानों का शासन था। यह अकबर ने जीते 1562 ईस्वी में, और मुगल सेनापति था अब्दुल्ला खां। फिर उसके बाद गोंडवाना, वीर नारायण एवं दुर्गावती यहाँ के शासक थे। इसको उसने 1564 ईस्वी में जीता, और इस समय मुगल सेनापति थे आसफ खां और स्वयं अकबर।
आसफ खां थे, और ये जो गोंडवाना का जो शासक था, इन्होंने स्वयं अधीनता ग्रहण की थी वीर नारायण एवं दुर्गावती ने। आमेर का किला जो है उसको 1562 ईस्वी में जीता था, और वहाँ के शासक थे भारमल, इन्होंने में भी स्वयं अधीनता स्वीकार की थी। मेरता के किला को वर्ष 1562 में ही जीता था अकबर ने, जहाँ का शासक था जयमल, और उस युद्ध में मुगल सेनापति थे शरफुद्दीन। इसके बाद मेवाड़ का किला, जहाँ के शासक थे उदय सिंह एवं राणा प्रताप। तो उदय सिंह जो थे, उदय सिंह और राणा प्रताप यहाँ के शासक थे मेवाड़ के, और इसको जीता था 1568 में। उदय सिंह थे उस समय, तो वह जो है और उस समय मुगल सेनापति थे, स्वयं अकबर ने सेना का नेतृत्व किया था। फिर उसके बाद जब राणा प्रताप से लड़ाई हुई 1576 में, उस समय मान सिंह और आसफ खां मुगल सेनापति के तौर पर कार्यरत थे। अगला प्रदेश है रणथंभौर। रणथंभौर का किला 1569 ईस्वी में जीता था, जहाँ का जो शासक था वह था सुरजनहारा। इस समय मुगल सेनापति थे भगवान दास और अकबर। अगला है कलिंजर। कलिंजर को जो है 1569 में ही जीता था, जहाँ के शासक थे रामचंद्र, और उस समय मुगल सेनापति थे मजनू खां काकशाह। मारवाड़ का किला 1570 में जीता। मारवाड़ के शासक थे रावचंद्र सेन, और इन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की थी। उसके बाद जैसलमेर, बीकानेर दोनों जो है किला उन्होंने 1570 में ही जीता। जैसलमेर के शासक थे रावल हरि राय, और बीकानेर के थे कल्याणमल, और इन दोनों ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर की। फिर उसके बाद गुजरात को फतह किया 1571 ईस्वी में। गुजरात के शासक थे मुजफ्फर खां तृतीय, और यह जो युद्ध था इसका कमान जो है सम्राट अकबर ने खुद अपने हाथ में रखा था, अर्थात सेनापति का दायित्व खुद अकबर ने निभाया था। इसके बाद आती है बारी बिहार एवं बंगाल की, जहाँ के शासक थे दाऊद खां। 1574 से 76 ईस्वी तक के बीच में इसको जीता था अकबर ने, और मुगल सेनापति थे मुनीम खां खान खाना। इसके बाद काबुल विजय 1581 ईस्वी। काबुल के शासक थे उस समय हकीम मिर्जा, और मुगल सेनापति थे मान सिंह एवं अकबर खुद। इसके बाद उसने जीता कश्मीर को 1586 ईस्वी में, जहाँ के शासक थे यूसुफ याकूब खां, और मुगल सेनापति थे भगवान दास एवं कासिम खां। फिर सिंध शासक थे सिंध के जानी बेग, और यह जीता था अकबर ने 1591 ईस्वी में, और सेनापति थे अब्दुल रहीम खान खाना। उड़ीसा, जहाँ के शासक निसार खां थे, यह जीता था अकबर ने 90-91 में, 1590-91 के बीच, और मुगल सेनापति थे मान सिंह। बलूचिस्तान, जहाँ के शासक पन्नी अफगान थे, 1595 में अकबर ने जीता था, और सेनापति थे मीर मासूम। इसके बाद आती है पारी कंधार की। कंधार के शासक थे मुजफ्फर हुसैन। 1595 में ही अकबर ने इसे जीता था, और मुगल सेनापति थे शाहबेग। अब हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जिसे अकबर ने फतह किया था, जिसमें पहला है खानदेश, जहाँ के शासक थे अली खां 1591 ईस्वी में, और इन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की थी। इसके बाद बारी आती है दौलताबाद 1599 ईस्वी में अकबर ने फतह किया था, और वहाँ की शासक थी चांद बीबी, और इस युद्ध में मुगल सेनापति रहे थे मुराद, अब्दुल रहीम खान खाना, अबू फजल और अकबर स्वयं। इसके बाद 1600 ईस्वी में अहमदनगर को जीता, जहाँ के शासक थे बहादुर शाह चांद बीबी।
इसके बाद असीरगढ़, जहाँ के शासक मीरान बहादुर थे, 1601 ईस्वी में अकबर ने जीता था और यह अकबर का अंतिम अभियान था। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ जो दक्षिण भारत में था और वहाँ के शासक थे मीरान बहादुर। दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित अकबर था। अकबर ने एक नया धर्म चलाया था जिसे दीन ए इलाही कहते हैं और उसका प्रधान पुरोहित जो है वह अकबर ही था। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। बीरबल ही एक ऐसा हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था और ऐसा करने वाला वह प्रथम और अंतिम व्यक्ति था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। राजस्व की प्राप्ति जप्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा प्रणाली ने 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद थे। अब्दुस समद जो थे वह एक प्रसिद्ध चित्रकार थे जो अकबर के दरबार में रहते थे। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। इसके अलावे दसवंत और बसावन भी अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासन काल में प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा थे। अब हम लोग अकबर के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं। अकबर ने दास प्रथा को बंद किया था 1562 ईस्वी में और इबादत खाने की स्थापना की थी 1575 ईस्वी में। अकबर को हरम दल से मुक्ति 1562 ईस्वी, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 ईस्वी, फतेहपुर सिकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरण 1571 ईस्वी में किया, जजिया कर को समाप्त किया 1564 ईस्वी में, इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में, इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578 ईस्वी, मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी, दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी, इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी, राजधानी को लाहौर स्थानांतरित किया 1585 ईस्वी। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी और मनसबदारी प्रथा का शुरुआत अकबर ने ही किया था। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। शेख सलीम चिश्ती जो एक सूफी संत थे वो अकबर के समकालीन थे। अकबर को सिकंदराबाद के निकट दफनाया गया था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं अकबर की जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं वह है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न इस प्रकार थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ थे, जिसमें थे बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। वह दीन ए इलाही धर्म का कट्टर समर्थक था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां थी मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार और
मियाँ का सारंग इत्यादि। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। भगवान दास जिन्होंने कई सारे युद्धों में सेना का कमान भी संभाला था अकबर के लिए, उसको अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी थी। अबुल फजल की हत्या सलीम यानी कि जहांगीर के निर्देश पर वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने कर दी थी। मुगल सम्राट ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। महाभारत का फारसी भाषा में रज्मनामा नाम से अनुवाद बदायूनी, नकीब खां एवं अब्दुल कादिर ने किया था। महाभारत का फारसी भाषा में रज्मनामा नाम से अनुवाद किया गया था और यह अनुवाद बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर ने किया था। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया था। पंचतंत्र जो है संस्कृत की एक कृति है जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से और मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुस समद को एवं जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। सीरी कलम अब्दुस समद और जरी कलम मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोगों ने अकबर के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं और जहां से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आते हैं उसको जानने का प्रयास किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।